प्रश्न क्रमांक 1, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? इतना तो आपको पता है ना। शॉप फ्लोर का मतलब ही होता है सबसे नीचे, नीचे में सबसे नीचे। ये डायरेक्टर, ये मैनेजर, ये वर्कर और ये वाला जो लेवल है ये शॉप फ्लोर लेवल। बिल्कुल कारखाने में जहां मजदूर लोहा पीट रहा है वो शॉप फ्लोर लेवल। उत्तर हो गया सी। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? ये आपसे नहीं बनता होगा, नहीं बनना चाहिए। बन गया है? बन गया होगा तो तुक्के में बना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तुक्के में बन जाना चाहिए क्योंकि 3 एक प्रकार के हैं, चौथा अलग प्रकार का। कार्यशील पूंजी से आशय, कलम किताब खोलिए और लिखिए कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो कंपनी की तात्कालिक देयताओं के भुगतान के लिए उपलब्ध होती है। वर्किंग कैपिटल is the amount of liquidity available with it to meet its current requirements, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध तरलता। तुरंत आपको कोई चीज चाहिए, गाड़ी खरीदना है, जाने से मना है कि मारुति 800 खरीदे, अब तो मिलती नहीं है, ऑल्टो खरीदना है, तो जेब में जितनी पैसा है दैट इज वर्किंग कैपिटल, है ना। तात्कालिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जो चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ए में लिखा है कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र, ये आप नहीं जानते हैं क्या है मेरे ख्याल से, लेकिन आप ये जानते हैं कि डिबेंचर क्या है और बॉन्ड क्या है। क्या है? कमर्शियल पेपर ही जारी ही होता है धरे नहीं रहते हैं अपनी जगह, सब जारी होता है। लंबी अवधि के लिए जब कंपनी को जनता से सीधे ऋण लेना होता है, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लोन जब लेना होता है, बैंक से नहीं पब्लिक से जब उठाना होता है, तब वो डिबेंचर या बॉन्ड जारी करता है, ऋण पत्र या बॉन्ड जारी। ठीक है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए 1000 की मल्टीपल्स में ये नॉर्मली जारी होते हैं और आपको उपलब्ध होते हैं। आपको एप्लीकेशन लगाइए और आप खरीद लीजिए, उसमें वो बताता है कि ये 30 साल इसकी मैच्योरिटी का समय होगा और वो आपको 8% 9% कितना की ब्याज देगा, राइट। बॉन्ड इज बैक्ड बाय एसेट्स। जो बॉन्ड होता है उसके पीछे कंपनी के परिसंपत्तियों की गारंटी होती है कि अगर हम आपका कर्जा नहीं लौटा पाएंगे तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के आपको देंगे, 20 साल बाद देंगे, चाहे जहां से देंगे। ये सब लिखा हुआ है, जो पहले से पढ़े हैं, जो आज बैठे हैं वो लिखे हैं, मैंने मुंह नहीं देखा था, फोटो मेरी नहीं आने वाली, लिखिए। बॉन्ड इज बैक्ड बाय एसेट्स। जो बॉन्ड जारी होता है वो भी एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित दीर्घावधि के लिए एक निश्चित ब्याज पर होता है और उसके पीछे कंपनी के परिसंपत्तियों की गारंटी होती है। डिबेंचर की भी परिभाषा, ऋण पत्र की भी परिभाषा वही है, किंतु ऋण पत्र दीर्घावधि के लिए जारी होता है, एक निश्चित ब्याज होता है, किंतु ऋण पत्र में परिसंपत्ति की गारंटी नहीं होती।
इट इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स। तो आपकी दृष्टि से अगर देखा जाए, आप अगर खरीदने वाले हैं, आपके लिए ऋण पत्र या डिबेंचर खरीदना अधिक रिस्की है, बॉन्ड खरीदना सुरक्षित है, और इसलिए डिबेंचर में अधिक ब्याज देते हैं कंपनी, बॉन्ड में कम ब्याज देती है। अगर बॉन्ड में 6% ब्याज दे रही होंगी तो डिबेंचर में 7% देगी। क्लियर है? किंतु यदि कंपनी को अल्पावधि ऋण लेना है फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 वर्ष से कम समय के लिए उसको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो वो वाणिज्यिक पत्र जारी करते हैं, कमर्शियल पेपर जारी करते हैं। मतलब इट इज सेम एज डिबेंचर, कमर्शियल पेपर इज सेम एज डिबेंचर। जैसा ऋण पत्र है ना, बिल्कुल वही कमर्शियल पेपर है, बस ये 1 साल से कम अवधि के लिए। ऋण पत्र 20 साल, 30 साल, 50 साल के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए, और कमर्शियल पेपर 1 साल से कम समय के लिए होता है। बैंक से ना लोन लेकर के जनता से लोन उठाया कंपनी ने। ये बॉन्ड जैसा नहीं, मतलब इट इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स। परिसंपत्तियों की गारंटी कमर्शियल पेपर में नहीं होती है और कम अवधि के लिए होता है। जैसे कि अल्ट्राटेक को या रिलायंस को या अदानी को पैसे की तुरंत जरूरत है, तो बजाय बैंक से जाकर के लोन लेने के लिए 6 महीने के, उसने कमर्शियल पेपर जारी कर दिया, अखबार में विज्ञापन दे दिया, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में लिस्ट करा दिया, आप खरीद लीजिए, अर्जी लगाइए, ले लीजिए, ठीक है, आम जनता खरीद लीजिए, बता देगा कि 6 महीने में लौटा देंगे इतने % ब्याज के साथ। क्लियर है? आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं पूछता है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार एक कमर्शियल पेपर कम से कम 5 लाख का होगा और फिर 5 लाख के गुणांक में होगा। कमर्शियल पेपर shall be of the minimum value of 5 lakh and then in the multiples thereof, या तो 5 लाख का होगा या 5 लाख की गुणांक में होगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे 5 गुना 10, 5 6 15, 5 6 20, ऐसे गुणा लगाते हैं, ठीक है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपकी बैंक में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा यदि आप निकाले तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ऐसा नहीं कि दे देगा, दे ना देगा, पर यदि वो जानता है कि आप अच्छे ग्राहक हैं, आपको जब बैंक हम जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो रगेदे रहते हैं, आगे को जानी कहाँ से, वहीं कहीं 20 रुपये निकाला, फार्म भरी, फिर लाइन लगा के खड़ा हो गई कि 20 रुपये निकाली कि 30 रुपये जमा करिए, चल रही। आप लोग छही हैं बैंक के लिए, लेकिन आप देखिए वहां पे जो HDFC एक्सिस बैंक वाले में है, जब व्यापारी वहां पे जाता है तो उसको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, वो एक कोरा नोट लेके आता है और पीछे जाके कैशियर को रख देता है, और इतनी बड़ी सी जमा पर्ची एक गड्डी रहती है उसकी, रख देता है, तो वो फिर बाबू बोलता है कि आप चले जाइए, इसको हम गिन के जमा करके फिर गिनवा देंगे रसीद दुकान में। बैंक हमारे आपके दम पे नहीं चलता, बिजनेसमैन के दम पे चलता है। बिजनेसमैन को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनको एक ओवरड्राफ्ट देंगे, आप ना माने चलिए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके खाते में 40,000 रुपए जमा था और आपने 20,000 रुपए का एक चेक जमा किया, किसी ने आपको पेमेंट किया चेक से, तो आपने उसको बैंक में जमा किया, आपको लगा कि 60,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। चेक रियलाइज नहीं हुआ, 20,000 रुपया आपके खाते में आया नहीं और आपने 50,000 रुपए का चेक काट लिया, ये मानते हुए कि आपके पास 60,000 है, तो बैंक आपका चेक लौटाएगा नहीं कि बैलेंस नहीं है। बैंक 50,000 का भुगतान करेगा, 10,000 रुपए आपके ऊपर ओवरड्राफ्ट मांग देगा, और उस 10,000 रुपए का जब तक कि आपके खाते में पैसा वापस नहीं आ जाता तो आपसे ब्याज लेता है। बैंक ओवरड्राफ्ट धंधा है बैंक का, उसको पता है कि आपका रोज का काम है। अब मैंने 20,000 का एग्जाम्पल दिया, वहां पे 20 करोड़ रुपया का काम कर रहा है,
तो आज नहीं है कल आ जाएगा पेमेंट, चेक तो लगा ही है, आ ही रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है बैंक, मतलब बैंकिंग बिजनेस के लिए और बिजनेस कंपनीज के लिए बैंक का ओवरड्राफ्ट होते रहना। इनफैक्ट एक चीज और होती है क्रेडिट लिमिट, एक होती है क्रेडिट लिमिट जिसमें कि बैंक आपको बता देता है, आप लोग को भी अवेलेबल है वो क्रेडिट कार्ड है कि 2 लाख तक का क्रेडिट अलाउड है। तो आप 2 लाख रुपया तक का, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई भी इशू नहीं, आप जाइए बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग कीजिए, 2 लाख रुपया तक दे देगा। और 2 लाख रुपया आपको क्यों दिया है? उसने आपके खाते के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के बाद ये तय किया है कि आप 2 लाख रुपया तक के विश्वसनीय ग्राहक हैं। ये बैंक ने तय किया है ना। किसी को 50,000 की क्रेडिट लिमिट देता है, किसी को 1 की देता है, किसी को 2 की देता है, वैसे वो बिजनेस हाउसेस को भी एवेल्युएट कर देता है। ठीक है, और क्रेडिट लिमिट उनकी वहां पे। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसको डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस भी कहते हैं, बिलों की बुनाई। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस को हिंदी में बीजक कहते हैं, बिलों की बुनाई या बीजक की बुनाई हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स या डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस। यदि किसी बिजनेस से आप जुड़े होंगे तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बिजनेस में कभी भी क्रय और विक्रय का कैश पेमेंट नहीं होती, मतलब पेमेंट नहीं होता। आप हर सामान क्रेडिट टू सकते हो, तब आपने सामान खरीदा और आप उसको बता देते हो भैया पेमेंट हम 3 महीने बाद करेंगे, अभी नहीं है पैसा। अगर वो करेगा कि नहीं नगद रुपया दे तब दे, तो आप कहेंगे तुम धरे रहा पर नहीं, अभी उधार दे वाले 20 दिन लाइन में खड़े। हर आदमी जो व्यापार में कूदा हुआ है उसको अपना सामान बेचना है, अगला सवाल उसी से संबंधित है, उसको अपना सामान बेचना है, बना करके दुकान में धरे नहीं रहना। आप किराने की दुकान में जाते हो और किराने की दुकान वाला जानता है कि आप मोहल्ले के ग्राहक को भागोगे कहाँ, खाता चलता है ना किराने का, महीना के अंदर जब तनख्वाह उठा पाते हैं तो जाके पेमेंट कराते हैं। ऐसे बिजनेस में होता है, यहाँ महीने के अंदर नहीं 6 महीना बाद ऐसा होता है। ठीक है, राइट। तो मान लीजिए कि आप हैं ए प्रोड्यूसर, कौन बनेगा? इसको बनाते हैं। ठीक है, ये दुकानदार है, इसने अपना सामान इसको बेचा 40,000 रुपए। ठीक है, अब इसके पास 40,000 रुपया का अधिकार है इससे वसूलने का। 40,000 का इसके पास बिल है, इसकी पावती है कि हाँ 40,000 रुपया का हमने पाया, और इसका ये स्टेटमेंट है कि मैं 6 महीने बाद इसको 40,000 रुपया भुगतान कर दूंगी। इसको इससे 40,000 रुपया लेना, क्लियर है? पैसा मिलेगा 6 महीने बाद। इसको अभी 20,000 रुपये चाहिए, अब भी किसी चालू खरीदी के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। अभी 20,000 कहां से पाएगा? ये तो 6 महीना बाद देगी। ये जाएगा इस बिल को लेकर किसी बैंक के पास। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस बैंक करते हैं। बोलेगा भैया 40,000 रुपया हमको इससे लेना है और हमको अभी 20,000 रुपया चाहिए। तो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल, ये लो 18,000 रुपया, 2,000 रुपया बैंक का कमीशन, बैंक का कमीशन 18,000 रुपया इसको दे दिया, और बैंक इसे 40,000 रुपया 6 महीने बाद वसूल किया। अब ये पेमेंट किसको करेगी? बैंक को। ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अगली बात समझे, अगली नहीं पता चला, अगले टेस्ट में सवाल यही है कि फलानी चीज को क्या कहते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बैंक के द्वारा एक कमीशन पर विक्रेता को उसके भावी नकद प्राप्ति की गारंटी पर दिया गया अग्रिम है। भावी नकद प्राप्ति की गारंटी पर दिया हुआ अग्रिम।
ठीक है। तो इसमें पैसा मिलेगा उस गारंटी पे मैंने आज आपको पैसा आप वो सवाल बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, मतलब तुरंत तुरंत जो पैसा चाहिए अभी 10 दिन में 15 दिन में, उस पैसे का कौन सा नीचे वाला स्रोत नहीं है? ए है बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी है ना। ये जो टर्म लोन होता है उसके सुरक्षित असुरक्षित होने से कोई मतलब नहीं। जो टर्म लोन होता है, ये टर्म लोन हमेशा लंबी अवधि के लिए होता है। टर्म है, लिखा हुआ है अवधि, है ना, कि आपने 10 साल के लिए बैंक से लोन ले रखा है, 20 साल से बैंक से लोन ले रखा है। आप 10 साल के लिए बैंक से लोन किस बात के लिए? 10 साल के लिए, है ना, किस काम के लिए? घर बनवा रहे, कारखाना बनवा रहे, जमीन खरीद रहे, मशीनरी खरीदनी, इसलिए हमेशा बैंक से जो आप लोन लेते हैं 1, डिबेंचर से जो आप उठाते हैं 2, बॉन्ड से जो आप उठाते हैं 3, या जो शेयर कैपिटल आप लेते हैं 4, 4 हमेशा एसेट जनरेशन के लिए होती है, संपत्ति परिसंपत्ति निर्माण के लिए, जिसका रिटर्न बड़ी लंबी समय से आता है। पढ़ लो या मोबाइल देख लो, दोनों काम बड़ी होता है। तो कर बंद कर दो, पढ़ने बैठे हो तो मोबाइल बंद कर दो, है ना, नहीं वहां बैठ जाओ, आराम से बात कर लो, फिर लौट के आना। लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फोन आ रहा है, चले जाओ बाहर, इमरजेंसी का फोन होगा, लगातार कोई लगाए हुए है ना, विशेष स्नेह का फोन, उसको उसका अनादर मत सुन, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपेंडिचर, आगे सवाल है इसी मुद्दे पर, ये जो व्यय हुआ, नहीं फोन के मुद्दे पर नहीं है सवाल, ये जो बता रहा हूं अभी ऊपर है, ये जो व्यय हुआ है, ये व्यय है पूंजीगत व्यय। एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का होता है, व्यय 2 प्रकार का होता है, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, द अदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आय भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजस्व आय, दूसरी होती है पूंजीगत आय, ठीक है। पूंजीगत आय इज ऋण। जब हम कहें पूंजीगत आय तो आशय है ऋण, और जब हम कहें राजस्व आय तो आशय है सामान बेचने से या सेवा देने से जो आपको रुपया मिला, प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट तो देखेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, पर जो पैसा दिए उधर चले जाता है, उसको डायरेक्ट जो सामान खरीदे वो राजस्व है, जो कर्जा लिए वो पूंजीगत, ठीक है। ऐसे ही होता है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। जब आपने सामान कोई भी पैसा दिया और उसके बदले में कोई ऐसी चीज खरीदी जो लंबे समय तक आपको आपके धंधे में काम आने वाली है, जमीन खरीदे, कारखाना खरीदे, मशीन खरीदे, तो ये कहलाता है परिसंपत्ति निर्माण। ये आपके बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, 40 करोड़ रुपया की भूमि, 60 करोड़ रुपया के कारखाना, 42 करोड़ रुपया की मशीन, बैलेंस शीट भी आप बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिना पूछे आना है, बिना पूछे जाना है, ठीक है। बैलेंस शीट में लिखेंगे हम एसेट परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति बनाने के लिए खर्चा किए हैं तो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत। और जिस व्यय से परिसंपत्ति निर्माण नहीं हुआ वो कहलाएगा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे बुद्धि लगाओ, पटवारी के लिए थोड़ी ये पेपर हो रहा है,
पेपर देख के लगता है ये पटवारीगिरी की परीक्षा का है। ये पेपर आपको व्यवसायी बनाने के लिए हो रहा है। जिस दिन आप ये पूरा पढ़ डालेंगे उस दिन आपको लगेगा कि सब बेकार है, धंधा की ये भी कहीं पटवारीगिरी से कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध व्यवसायी है। 15 दिन में MBA, 15 दिन में MCOM, नॉट MCOM। आधा कॉस्ट अकाउंटेंसी पूछता है, MCOM की आगे वाली डिग्री है, आधे सवाल कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अगला ही सवाल कॉस्ट अकाउंटेंसी का है। आई बात समझ में क्या? अब बता दीजिए मुझे, राजस्व व्यय क्या जिससे परिसंपत्ति का निर्माण ना हो? हाँ? कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सैलरी, उससे कौन सी परिसंपत्ति बनी? 20,000 रुपया लीज चल दी, खर्चा ना होगा, चला गया। सैलरी सबसे बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इतना बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि सरकार का तो जितना रेवेन्यू इनकम होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पूरा नहीं होता। गवर्नमेंट के लेवल पे सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर कर्मचारियों की तनख्वाह है। आपने भी कारखाना खोल रखा है तो होंगे 20-25 हजार ना, क्या इससे नीचे की नहीं है? आप जितने लोग बैठे हुए हो ये सब मान करके चलना, परीक्षा जब तक ना हो जाए तब तक कि अदानी है हम, अदानी की तरह सोचना है। वो अदानी जैसा मुसल्ला नीचे नहीं है, नंबर 1 बनना है आप लोगों को। तो जो टर्म लोन लेते हैं हम दीर्घावधि के लिए, वो हमेशा परिसंपत्ति निर्माण के लिए होता है। वो करंट एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए नहीं होता है, तात्कालिक व्यय के लिए नहीं होता। कर्जा लेकर के राजनीति खाओगे, समोसा खाओगे, तो कर्जा लौटाओगे कहां से? लौटाओ ना बड़ी ब्याज से। तो 8वां वाला जो है वो वर्किंग कैपिटल का अंग नहीं है, ठीक है ना। 4था वाला असुरक्षित आवधिक ऋण। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद वसूली के बीच के समय को क्या कहा जाता है? उत्तर आपसे बन गया होगा, तो कहेंगे है ना। ज्यादातर लोगों ने मान दिया होगा ए, कैश साइकिल, है ना। सही है, कोई बहुत बढ़िया। पर दिक्कत ये है कि कैश साइकिल होता क्या है और ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंट, ये लागत लेखा है। किसी भी एक होती है इन्वेंटरी, आपने सुना होगा, कई प्रश्नों में आई, मतलब हर पेपर में 2-3 जगह इन्वेंटरी शब्द आता है। और इन्वेंटरी को हिंदी में सूची लिख दिया करता है। इन्वेंटरी नॉट सूची, वस्तुओं की सूची। हाँ, और किन वस्तुओं की सूची? वह वस्तु जो किसी भी उत्पादक के पास बिक्री के लिए तैयार हैं की सूची इस इन्वेंटरी। लिखा है, परिभाषा है, लिखिए, विक्रय के लिए तैयार वस्तुओं की सूची। इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल। मान लीजिए फर्नीचर का कारखाना है आपका, तो कुर्सी इतनी, टेबल इतनी, सोफा इतने, ड्रेसिंग टेबल इतने, पलंग इतने, इनकी लिस्ट जो आप तुरंत बेचने के लिए तैयार है, जैसे कोऑर्डिनेटर। तो किसी इन्वेंट्री के बिल्डअप के लिए जो भी माल खरीदना है, आप अच्छा माल खरीदेंगे ना, जैसे ये ईंट बनाए हैं, तो ये बेंच बनाने के लिए जिस बंदे ने बेंच बनाई है उसको प्लाई खरीदना पड़ा होगा, और
और ये स्टील की पाइप खरीदनी पड़ी होगी ना। अब इसको खरीदने का दो तरीका है, एक कैश पेमेंट करके उठा ले, कैश पेमेंट करके उठा ले, दो उधार पे उठा ले। जो माल उसने उधार पे उठाया उसका भी 3 महीने बाद उसको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नकद भुगतान करने, इन्वेंट्री बिल्डअप के लिए जो कच्चा माल है, मैं जो भी सामान खरीदना है उसको, ये नकद भुगतान करने से लेकर अपनी इन्वेंट्री का सामान बेचने के बाद नकद प्राप्त कर लेने के बीच का समय कैश साइकिल, नकद चक्र। नकद चक्र किसी इन्वेंट्री या सरल भाषा में लिखिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए किए गए नकद भुगतान के समय से तैयार माल बेचकर नकद प्राप्त कर लेने, तैयार माल बेचकर नकद प्राप्त कर लेने के मध्य लगने वाला समय है नकद चक्र। आपके धंधे में 4 तारीख आएंगी। आपने कच्चा माल खरीदा 1 तारीख को, 1 तारीख को कच्चा माल खरीदा, पॉसिबिलिटी है कि आपने 1 तारीख को ही पेमेंट कर दिया होगा, पॉसिबिलिटी है। अगर आपका बाजार में क्रेडिट नहीं है तो 1 तारीख को आपको पेमेंट करना होगा, और ज्यादा संभावना यह है कि इसके लिए आपने 20 जनवरी को पेमेंट किया होगा, 20 दिन बाद, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट। और आपने उससे माल तैयार करके 30 मार्च को बेच दिया, बेचने वाला लेके उठा, संभावना है कि उसने 30 मार्च को भुगतान कर दिया होगा, पर हमारे उदाहरण में उसने 30 मार्च को भुगतान नहीं किया, उसने भुगतान किया 30 जुलाई को। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक का समय 1 जनवरी से लेके 30 जुलाई कितने महीने हो गए? 7 महीना गुजर गया ना। 7 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल, ये परिचालन चक्र है। परिचालन चक्र है का मतलब आपको इतना समय लगता है उत्पाद बना करके बेच करके रुपया पा लेने में, है ना? क्लियर है? और यहां से लेके यहां तक कैश इन्वॉल्व है। ये 20 दिन आपने कैश पेमेंट अभी नहीं किया था, 20 दिन आपने नकद भुगतान किया नहीं था, आपने 20 तारीख को भुगतान किया था। जिस दिन आपने कैश पेमेंट कर दिया उस दिन से कैश साइकिल चालू हो जाएगी, खत्म दोनों वहीं पे होंगे, खत्म उसी दिन होंगे जिस दिन आपको कैश वापस मिला, ठीक है।
तो परिचालन चक्र है, परिचालन चक्र है किसी कंपनी को इन्वेंट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर या उत्पाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर उत्पाद बेचकर नकद वसूल करने के बीच लगने वाला समय। उत्पाद बेचकर नकद वसूल करने के बीच में लगने वाला समय, ऑपरेटिंग साइकिल, परिचालन चक्र। आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुनः आ रहा हो पूछ लीजिए। आया? जो धंधे नकद व्यापार करते हैं, कैश, मतलब हम नकद सामान खरीदेंगे और सामान उठाओ भैया तुमको देना पड़ेगा, उनका कैश साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल एक बराबर होगा, क्योंकि उसने एक तारीख को कैश भुगतान कर दिया तो उसका कैश साइकिल भी चालू हो गया और ऑपरेटिंग साइकिल भी चालू हो गया, और दोनों खत्म तभी होंगे जब कैश मिल जाएगा। उधार वाली डेट तो आगे पीछे हो ही नहीं सकती, यही वाली डेट है तो आगे पीछे हो सकती है। क्लियर है? तो एक समस्या, ये साइकिल बनाता है अकाउंटेंट, ये अकाउंट का काम है, साइकिल कैलकुलेट करना अकाउंट का काम, मैनेजमेंट का काम नहीं है। आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट आप पढ़ेगा, नहीं, अब आप कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। जो अकाउंट बनाने की प्रक्रिया है उसका पहला कदम होता है बुक कीपिंग। फर्स्ट इज बुक कीपिंग, बही खाता है ना। बुक कीपिंग में इतनी चीजें बनाई जाती हैं, जर्नल, कैश बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग माने लेखांकन, बुक कीपिंग मतलब बही खाता लेखन, बुक कीपिंग इज बही खाता लेखन, ठीक है। फिर लेखांकन और फिर वित्तीय विवरण तैयार करना, और ये जब हो जाएगा तब मैनेजमेंट का काम चालू होगा, वो होगा
निर्णय, फिर मैनेजमेंट निर्णय ले। हमेशा ध्यान में रखिएगा, लेखांकन उद्देश्य नहीं है। अकाउंटिंग इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज जस्ट अ मीन्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। एक बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए केवल माध्यम होता है लेखा। लेखा हमको हमारी वास्तविक स्थिति बताता है। इसीलिए बैलेंस शीट जो सबसे अंतिम में बनती है, ये बैलेंस शीट, इसको हिंदी में कहते हैं चिट्ठा। और कभी कभी आपने सुना होगा कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, है ना, वो ट्रायल बैलेंस इज कच्चा चिट्ठा एंड दिस इज पक्का चिट्ठा। वो है कच्चा चिट्ठा, अग्रिम है ना, एंड देन उसके बाद ये बनता है पक्का चिट्ठा। और चिट्ठा देख के फिर अकाउंटेंट आगे का काम करता है। ये बताता अब वो बताएगा कि आपकी कैश साइकिल इतनी है, ऑपरेटिंग साइकिल इतनी है ना, उदाहरण के तौर पर अभी इस प्रश्न में, और किसी भी व्यवसाय के लिए ये साइकिल जितना कम हो उतना अच्छा, जितना कम हो उतना अच्छा। ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है का मतलब ये हुआ कि उत्पादन शुरू होने की प्रक्रिया कि कुछ पहले आपने कच्चा माल खरीद के रख लिया। मतलब आपके पास अभी मान लीजिए मजदूर न रहे हो, मशीन न रहे हो, तो आपने कुर्सी बनाना चालू नहीं किया या किसी कारण से प्रोडक्शन धीमा चल रहा है और आपने ये प्लाई उलाई खरीद के स्टील का फ्रेम खरीद के धरे हुए गांजे, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल तो चालू हो गया। हो सकता है कैश साइकिल भी चालू हो गया हो। अगर कैश साइकिल चालू हो गया तब तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब आपका उतना पैसा बढ़ गया कच्चे माल में, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो और कुछ आप नहीं कर सकते हो, आपका रुपया वहां फंसा हुआ। अगर ऑपरेटिंग साइकिल भी चालू हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल भी चालू हो गया है, तो इसका मतलब है कि उतनी देनदारी तो आपके ऊपर बन गई है ना, लायबिलिटी तो बन गई ना, कि आपके ऊपर 20 लाख रुपया का उधार है, तो आपकी लायबिलिटी एक सीमा तक ही ना हो सकती है। अब आप कहीं से और उधार उठाने लायक रह नहीं गए। आ रही बात समझ में? इसकी हमेशा होती है एक अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक चीज होती है। अवसर लागत का मतलब वो लागत जो किसी लागत पर व्यय कर देने के कारण, किसी लागत पर व्यय कर देने के कारण जो अवसर आप चूक गए, वो अवसर लागत है। एन अपॉर्चुनिटी विच वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एन कॉस्ट इनकर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक भुगतान कर देने के कारण जो अवसर आप चूक गए, वो अवसर लागत है। ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आती है, याद रखिएगा। आप उस लागत से गुजर रहे हो। आप 3 महीने पटवारी की तैयारी किए, ये भगवान जाने करते हो नहीं करते, पर यहाँ 3-4 घंटा गुजार ही देते हो, है ना। और फाइनली आप में से बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं होने वाले। नहीं, दुखी नहीं होना, सत्य तो यही। जो सेलेक्ट हो गया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, जो नहीं हुआ उसकी भी है। जो नहीं हुआ उसकी कैलकुलेट करना बहुत सरल है कि अगर इन 3 महीने आपने सब्जी का ठेला लगाया होता तो 300 रुपया रोज कमाते, 3 महीने में 30,000 रुपये कमाते। ये लॉस 30,000 बिकॉज आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, एक उदाहरण है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सब्जी का ठेला लगाने लाए, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप कुछ और करने लायक हैं, आप अदानी अंबानी बन सकते थे, आप कुछ और हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, तो इतना तो गया नाम यहाँ से, क्योंकि आपने ये तैयारी की। और अगर आप पटवारी बन गए, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बहुत भयानक है। क्योंकि वो आदमी जो पटवारी की परीक्षा पास करता है और वो आदमी जो पीएससी की परीक्षा पास करता है,
कि इंटेलिजेंस और नॉलेज लेवल में अक्सर कोई अंतर नहीं होता, अक्सर अंतर नहीं होता। जस्ट बिकॉज आपने पटवारी की परीक्षा दी थी और बदकिस्मती से आप सेलेक्ट हो गए, आप डिप्टी कलेक्टर बनने से रह जाओगे, क्योंकि पटवारी बन जाने के बाद सिर्फ पटवारी ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। दरोगा बन जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, मास्टर बन गए होते कुछ भी कर सकते थे, पर पटवारी बन जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस की नौकरी में, रेवेन्यू और पुलिस की नौकरी में गए तो आगे के अवसर बंद। अब यही करना पड़ेगा केवल। डरा नहीं रहा हूं मैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा रहा हूं आपको, अवसर लागत, वो अवसर जो खो दिया क्योंकि आपने यहां इन्वेस्ट कर दिया। आपको आ गया अवसर लागत समझ में कि नहीं? मतलब मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? चले आगे। आपको ये समझ में आ गया ना कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल के बीच का अंतर, ठीक है ना? और दोनों साइकिल समय ये ध्यान में रखना, साइकिल का अर्थ है समय, इसके और इसके बीच लगने वाला समय, ये साइकिल। चौथा, ये तो मुझे लगता है हर तीसरे पेपर में पूछा जाता है। तो चौथे का है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। जो कर्मचारियों में कौशल और क्षमता को बढ़ाता है वो प्रशिक्षण है ना? पांचवा, ये बिल्कुल सरल है। मानव संसाधन योजना में प्रत्येक वर्ष जो भी परिवर्तन जरूरी हो वो करके उसको उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया का की समीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए व्यवसाय, वो अगर आपको याद आ रहा हो, व्यवसाय एक पर्यावरण में काम करता है, सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। एक सवाल भी है इसी में कि आर्थिक पर्यावरण आगे है। और ये पर्यावरण स्थायी नहीं है, आप इस पर्यावरण से इनपुट लेते हो, जो बनाते हो इसी पर्यावरण में जाता है। आपने टीवी का कारखाना खोल रखा है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो टीवी बनाने के लिए ट्रेंड है, और टीवी एक जमाने में 80-90 के दशक में धूम मचाई देती थी, है ना? आप कुछ बना के जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस जमाने में कुछ भी टीवी के नाम से बेच दो, टेली रामा, टेली विस्टा, टेली कीला, टेली फाला, टेलोरा, एलोरा, पेलोरा, पता नहीं कितने ब्रांड की लोगों के घर में टीवी थी, क्योंकि बाजार में इतनी डिमांड थी टीवी की कि दुकान वाले कह देते थे कि नहीं आई है भाई, देखो तो ले ले, जो पहले छूट कहे भाग, अभी 3 लाइन लगाए खड़े छूट जाए भाग, बढ़िया उसमें ताला लगा के, दरवाजा बंद करके ताला लगा के टीवी आया करती थी। जौने की टीवी बंदा को देखना पड़ा, बहुत जरूरी है टीवी होने में होती है, दिखा रहे बंद टीवी है ना, ताला लगा 10 रुपये से दिखाई दी। और समय के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री बंद हो गई, बंद नहीं हुई, स्टैग्नेंट है, धीरे धीरे डीजनरेट कर रही है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो मर जाओगे, धंधे में तो अपग्रेड नहीं करोगे तो मर जाओगे। अपग्रेड करने के लिए आपको एक कर्मचारी देखना पड़ेगा ना कि नया सामान बनाने की उन्हें टेक्निकल स्किल्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा नए सिरे से, और नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब इनको नौकरी से निकाल के दूसरा कर्मचारी रखना पड़ेगा। ये हर साल मिनिमम आपको करना पड़ेगा कि नई आवश्यकताओं के अनुरूप आपका जो मैन पावर है वो उपयुक्त है कि नहीं है। वही है रिव्यू करना, प्रक्रिया की समीक्षा करना, है ना? टोटल प्रोसेस रिव्यू कीजिए और अपग्रेड कीजिए, तो जरूरत हो परिवर्तन की होगा दीजिए। 6 नंबर